नमस्कार, मेरा नाम है राकेश और मैं आप लोगों को इस वीडियो में स्वागत करता हूं। हमारे बगल में बैठे शख्स साथी अमित है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद बीए सेकेंड ईयर के छात्र हैं और ये पढ़ाई के साथ साथ राजनीति में भी रुचिकार हैं। तो हाल फिलहाल में जो बिहार विधानसभा के चुनाव का जो परिणाम आया है, वो परिणाम जनता को चौंका देने वाली परिणाम आया है, आश्चर्यचकित कर देने वाली परिणाम आया है। तो आइए आज हम बिहार विधानसभा के चुनाव पे चर्चा करते हैं। तो साथी अमित, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बिहार विधानसभा का जो चुनाव आया है, उस चुनाव में ऐसा क्या रहा, क्या कारण रहा जो एनडीए पूर्ण बहुमत से सरकार बनाए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 10वीं बार मुख्यमंत्री पद के शपथ लिए? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश की तमाम गरीब किसान मजदूर आवाम को अपना क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं। जैसा आपने पूछा कि वो कौन से कारण रहे कि बिहार विधानसभा चुनाव में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के गठबंधन ने एक तरफा प्रचंड बहुमत के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी एक तरफा सरकार बनाई। तो साथियों, मैं आपके चैनल के माध्यम से साथी राकेश जी बताना चाहता हूं, हम लोग इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं और इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र और यहाँ का छात्र आंदोलन, इस देश में जितने भी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होते हैं तो यहाँ के छात्र उन विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनावों में नज़र रखते हैं। राकेश जी, जैसा आपने जिक्र एनडीए का किया, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो एनडीए का गठबंधन था, इस एनडीए के गठबंधन ने अपना चेहरा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चुनाव के पहले अपना मुख्यमंत्री चेहरा पेश किया। इससे बिहार की जनता में एक संदेश गया। नीतीश कुमार जी को पूरा भारत एक समाजवादी लीडर के रूप में जानता है। आप भी जानते होंगे कि नीतीश कुमार जी इस बार जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं तो वो बिहार में 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं और उन्होंने सामाजिक न्याय के क्षेत्र में जो तमाम जाति, वर्ग, धर्म, सभी लोगों को नीतीश कुमार जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में सभी लोगों को साधने का काम किया। आप उनका गठबंधन एनडीए देखेंगे तो उस एनडीए गठबंधन में जीतन राम मांझी जी भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी भी हैं और रामविलास पासवान, वो रामविलास पासवान जो 1990 में मंडल की राजनीति से इस देश कि तमाम वंचित आवाम के लीडर बने, उनके बेटे चिराग पासवान जी इस बार के विधानसभा चुनाव में एनडीए का हिस्सा थे। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जबकि आप पिछले बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को देखेंगे तो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान जी उस अलायंस में नहीं थे। इसका नुकसान नीतीश कुमार जी को हुआ था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग अपोजिशन का जो अलायंस इंडिया, तो कुल मिलाकर इनका जो कारण है वो कारण ये है कि एनडीए का जो गठबंधन है नीतीश कुमार जी के साथ, जदयू और भाजपा का जो गठबंधन है, उसमें बिहार के तमाम बड़े बड़े नेता जैसे उपेंद्र कुशवाहा के साथी ने नाम लिया, आदरणीय चिराग पासवान जी को भी इन्होंने नाम लिया और नीतीश कुमार जी भी ने नाम लिया। तो अमित जी, ऐसा नहीं लगता है कि मांझी जी और चिराग पासवान जी और उपेंद्र कुशवाहा जी कम से कम बिहार में 10% वोट को अपने पक्ष में रखते हैं? बिल्कुल। आपने जो ये बात उठाई साथी राकेश जी, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये आपने सही बात उठाई। आप जब बिहार की राजनीति को देखेंगे तो बिहार की राजनीति, बिहार में जितना भी शोषण अन्याय हुआ ये सब जाति के नाम पे हुआ। तो जो बिहार की पॉलिटिक्स है, जो देश के नौजवान जो विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, जब वो बिहार को देखते हैं तो बिहार में जब न्याय होता है तो उन्हीं जातियों के नाम पे वहाँ पे सोशल जस्टिस भी होता है। आप लोग देखेंगे कि जो नीतीश कुमार जी का भी मंत्रिमंडल बना है, नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में तमाम जाति, तमाम धर्मों के लोग उस मंत्रिमंडल में शामिल हैं। तमाम, चाहे चिराग पासवान जी की पार्टी एलजेपी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी हो, चाहे जीतन राम मांझी जी की पार्टी हो। कुल मिलाकर जो कास्ट का फैक्टर है, जो जाति का फैक्टर है बिहार विधानसभा चुनाव में, वो बहुत बड़ा है।
और इम्पोर्टेंट भी है। और कहीं ना कहीं बिहार के जो जातीय जनगणना हुआ उसमें 6 से 8% पासवान की जो जनसंख्या थी वो चिराग पासवान के पक्ष में था, बिल्कुल बिल्कुल। और 2 से 3% जो मुसहर की जनसंख्या है वो मांझी जी के पक्ष में था। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्या अमित जी? बिल्कुल। वहीं पे साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, वहीं पे एक तरफ इंडिया अलायंस ने भी अपना गठबंधन बनाया। और दूसरी नहीं, और दूसरी कारण आपसे मैं इंडिया अलायंस पे हम लोग आएंगे, इंडिया अलायंस पे आएंगे, तेजस्वी जी पे भी आएंगे। मैं दूसरा कारण आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो बिहार में SIR हुआ, SIR के माध्यम से बिहार विधानसभा के चुनाव में 65 लाख वोटरों को वोटर लिस्ट से निकाला गया, वो कहीं ना कहीं इस पर आपका क्या विचार है? जो बिहार में SIR हुआ, निश्चित तौर पर इससे जो हमारा विपक्ष था, इंडिया गठबंधन था, इस SIR से विपक्ष को काफी नुकसान हुआ। बिल्कुल। जब आप विधानसभा चुनाव के नतीजे देखेंगे तो इसी SIR की वजह से आज राष्ट्रीय जनता दल जो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी थी RJD, आज वो 25 सीटों पे आके सिमट गई। जो CPI तो क्या आपको लगता है कि वोटर लिस्ट से जो नाम काटा गया, वो 65 लाख जो वोटरों का वोटर लिस्ट से नाम हटाया गया, रिमूव किया गया, वो क्या लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल के केवल वोटर थे या फिर NDA का भी कुछ वोटरों को जो है वोटर लिस्ट से नाम काटा गया? नहीं, ये यहाँ पे आप देखेंगे साथी राकेश जी, तो ये जो वोटर थे NDA के खिलाफ और इंडिया अलायंस के पक्ष वाले वोटर थे। जब वहाँ पे और चैनलों ने अपना सर्वे करवाया, सारी जांच पड़ताल के बाद उसको मीडिया के माध्यम मतलब कि SIR के माध्यम से NDA को फायदा मिला है, बिल्कुल बिल्कुल साथी और राकेश, इंडिया अलायंस को घटा गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपसे मैं तीसरा कारण ये जानना चाहूँगा कि जो प्रशांत किशोर जो अपने आप को मुख्यमंत्री कह रहे थे कि मैं यार सीएम फर्श पे जाकर मरूंगा, या तो मैं एक भी विधायक मेरा नहीं बनेगा, या पूर्ण बहुमत से मैं सरकार बनाऊंगा, तो क्या लगता है कि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं हर विधानसभा में उनका कैंडिडेट उतरा है 243 पे, तो क्या लगता है कि प्रशांत किशोर के कैंडिडेट उम्मीदवार, जनसुराज के उम्मीदवार इंडिया अलायंस के वोट काटे हैं? पहली बात तो प्रशांत किशोर जी एक पढ़े लिखे और शिक्षित लीडर हैं, और बिहार की जनता ने प्रशांत किशोर जी को अच्छा खासा वोट दिया। उन्होंने कहा था, हालांकि उनकी सरकार बिहार में नहीं आ पाई है, लेकिन उन्होंने जो मेहनत, जो संघर्ष किया वो सराहनीय है। आप देखेंगे प्रशांत किशोर जी ने जो उनकी पार्टी और है, चुनाव के बाद प्रशांत किशोर जी 24 घंटा के लिए उपवास पे भी बैठे हैं जी। गांधी जी का वहाँ पे प्रतिमा भी लगा था गांधी आश्रम में। बिल्कुल। मैं सदाकत आश्रम में जब चुनाव के नतीजे आए तो अभी प्रशांत किशोर जी ने वहां पे सदाकत आश्रम में उन्होंने मतलब मौत धारण किया हुआ उपवास है। रखा था वो, मैं ये तो नहीं कह सकता, हम लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि आने वाले समय में प्रशांत किशोर जी की जो लोकप्रियता है, जो संघर्ष है, और जनसुराज ने जो मुद्दे उठाए हैं, एजुकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। एक बहुत बड़े समाजवादी लीडर हुए थे डॉक्टर लोहिया, जो कहते थे कि शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, तो प्रशांत किशोर जी लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बात कर रहे हैं। तो निश्चित ही आने वाले समय में जनसुराज बिहार में कुछ अच्छा करेगी। और जनसुराज के एक बात और ध्यान देने लायक ये है कि जनसुराज का जो स्टूडेंट यूनियन है वो JNU में कहीं ना कहीं एक्टिव हो गया। तो प्रशांत किशोर जी जो पार्टी बनाए हैं, वो पार्टी का कहीं ना कहीं हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि वो हार मानने वाले व्यक्ति नहीं है, और बिहार में आने वाले समय में दमखम के साथ चुनाव प्रशांत किशोर जी लड़ेंगे, और कहीं ना कहीं आने वाले समय में सरकार बनने में उनका कहीं ना कहीं योगदान रहेगा। और तीसरा कारण देखिए, प्रशांत किशोर पे अगर चर्चा कीजिएगा तो शाम हो जाएगा। बिल्कुल। तीसरा कारण ये है कि CPI-ML और तमाम लेफ्ट की पार्टियां जो इंडिया अलायंस में थी, कहीं ना कहीं ये अपने आप को ये दावा करती है कि मैं जो है ज़मीन पे संघर्ष करने वाला हूँ। और CPI-ML से 2 से 3 कैंडिडेट हमको ऐसा देखने को मिला जो कहीं ना कहीं दीपांकर भट्टाचार्य जी अच्छे किए हैं कि JNU के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष गया जिले के भोरे विधानसभा से धनंजय जी को लड़ा है, और धनंजय जी को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि हार जीत तो चुनाव में लगा रहता है, तो क्या कारण रहा कि धनंजय जी अपने चुनावी मैदान में कहीं ना कहीं PhD किए हैं, स्कॉलर हैं, दलित छात्र हैं, तो क्या कारण रहा कि चुनावी मैदान में, सियासत के मैदान में धनंजय जी को हार का सामना करना पड़ा NDA के सामने? पहली बात तो साथी राकेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि कॉमरेड धनंजय जो JNU-SU छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, और इस देश में नौजवानों की वो एक उम्मीद भी थे। बिल्कुल। उन्होंने पूरे छात्र को
ये देश के तमाम छात्र को जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, या इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, बीएचयू हो, जेएनयू हो, डीयू हो, तमाम छात्रों को कहीं ना कहीं धनंजय पे उम्मीद था, धनंजय पे नज़र टिका था कि अगर वो एक विधायक बन के आते हैं तो हम जो छात्रों की राजनीति में जाने का जो एक हौसला है वो बुलंद होगा, और जो अंदर की जो हिम्मत है वो बढ़ेगा, और हम लोग भी छात्र राजनीति में कदम रखेंगे। क्योंकि इससे पहले भी संदीप सौरभ जी जो पटना के पटना में कोई विधानसभा क्षेत्र है, याद नहीं है हमको, पालीगंज से चुनाव लड़े हैं और दो से तीन बार लगातार विधायक बने, और मेरे जिला से नालंदा से लोकसभा का इस बार उम्मीदवार भी थे। तो संदीप सौरभ जी को देखने के बाद हम लोगों का हौसला बढ़ा था, और धनंजय जी जीते तो और हौसला बढ़ता। तो पूरी देश की छात्र को नज़र उस पर थे। अब ये बताए कि धनंजय जी पीएचडी किए हैं, जेएनयू के मैदान में जीते हैं, लेकिन सियासत के मैदान में वो क्यों हारे, इसका कारण क्या है? देखिए राकेश जी, चुनाव में या तो कोई जीतता है या तो कोई हारता है, लेकिन जब आप बिहार में जो जिस विधानसभा से कॉमरेड धनंजय ने चुनाव लड़ा, उन्होंने वहां पे ऐतिहासिक वोट पाया, 85,000 से ज्यादा उन्होंने वहां पे वोट पाया, और वहां पे वो विपक्ष में रहे, अपोजिशन में रहे। CPI-ML वहां पे चुनाव हार गई, धनंजय चुनाव हार गए, लेकिन दूसरे नंबर पे रहे। ये इस देश के विद्यार्थियों, इस देश के गरीबों, किसानों, मजदूरों की बहुत बड़ी जीत थी। आप जब जेएनयू को देखेंगे तो जेएनयू छात्र संघ में 27 साल बाद एक दलित को आयशा ने टिकट दिया, और 27 साल बाद ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन से कॉमरेड धनंजय चुनाव जीत कर आते हैं, और जब उसके बाद वो बिहार की सियासत में आते हैं, बिहार में चुनाव लड़ते हैं। अभी हाल ही में मैं अभी सोशल मीडिया में देख रहा था, कॉमरेड धनंजय, बिहार में चुनाव खत्म हो गया, लेकिन चाहे कॉमरेड धनंजय हो, चाहे दीघा से CPI-ML की कैंडिडेट दिव्या गौतम लड़ रही थी, पालीगंज से मौजूदा विधायक कॉमरेड संदीप सौरभ जी हो, ये तमाम लोग चाहे चुनाव जीते चाहे हारे, लेकिन इनको जनता के बीच में ही रहना है। जो जनता के जो मुद्दे हैं, चाहे गरीबी, चाहे उनको शिक्षा से वंचित किया जा रहा हो, चाहे महंगाई, लगातार उठा रहे हैं आवाज। ये बिल्कुल, ये लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं, और कहीं ना कहीं और मैं कॉमरेड धनंजय के बारे में कहना चाहूंगा कि कॉमरेड धनंजय विधानसभा चुनाव भले हार गए हैं, लेकिन बिहार के जो नौजवान हैं, नौजवानों के दिलों को, बिहार के, इस देश के, इस दुनिया के नौजवानों के दिलों को कॉमरेड धनंजय ने जीत लिया है, और ये इस देश के छात्र आंदोलन की बहुत बड़ी जीत है। हम लोग इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, तो यहाँ भी यहाँ की जो छात्र राजनीति है, यहाँ के जो छात्र नेता है, यहाँ के छात्र नेता, यहाँ की छात्र राजनीति, और यहाँ की जो बेचारकी है, यहाँ की बेचारकी, जेएनयू की बेचारकी, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बेचारकी, यहाँ की छात्र राजनीति से जो छात्र नेता निकलते हैं, उनकी चर्चा इस देश में, दुनिया में तमाम जगह होती है। तो धनंजय जी को जो चुनाव हारे हैं, वो चुनाव हार जीत तो अलग बात है, लेकिन संघर्ष बहुत किए थे, और सियासत के मैदान में कहीं ना कहीं वो जीत हासिल करेंगे आने वाले समय में। अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक लाइन थी कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही। कॉमरेड धनंजय चुनाव हारे हैं, लेकिन बिहार के उन तमाम नौजवान जो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, तमाम उन नौजवानों का कॉमरेड धनंजय ने दिल जीत लिया है। और हम लोग जानते हैं कि आज नहीं तो कल कॉमरेड धनंजय इस देश की सबसे बड़ी अदालत पार्लियामेंट में जाकर इस देश की तमाम वंचित आवाम की उम्मीद है, और उनकी आवाज़ को उठाएंगे, उनका दिल जीतेंगे। जब कॉमरेड धनंजय विधानसभा या संसद में पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों का भी जो उम्मीद है वो बढ़ेगा, और हौसला बुलंद होगा छात्रों को। बिल्कुल। और तो धनंजय जी के बाद छोड़िए, धनंजय जी एक सियासत के मैदान में हारे, आने वाले समय में जीते, और हम लोगों को शुभकामना भी उनके साथ है। ये बताइए कि अगला जो कारण है वो वीआईपी पार्टी आदरणीय मुकेश साहनी जी, जो अपने आप को मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम का जो चेहरा, डिप्टी सीएम का जो चेहरा अपने आप को आगे कर रहे थे कि इंडिया अलायंस से मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, और तेजस्वी यादव जी ने भी उनको डिप्टी सीएम के लिए अनाउंस कर दिए थे, और कहते मुकेश साहनी जी दलित फैमिली से आते हैं, इनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। जो वीआईपी पार्टी अपने आप को डिप्टी सीएम साबित करने वाले, चेहरा बनने वाले, एक भी सीट नहीं बिहार में जीत पाए, इसका क्या कारण है? इसका कारण कई सारे हैं राकेश जी। मैं बताना चाहूँगा कि जो वीआईपी पार्टी है, आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा, वो वीडियो सोशल मीडिया पर
खूब वायरल हुआ। राहुल, ध्यान दीजिए कि थोड़ा शॉर्ट में जवाब दीजिए, जनता देख नहीं पाएंगे 14 मिनट। बिल्कुल बिल्कुल, मैं शॉर्ट में ही जवाब दे रहा हूँ। जो राहुल गांधी जी थे, बिहार की तमाम कम्युनिटी, मल्लाह कम्युनिटी, जिनका वो कहते हैं, मुकेश साहनी जी कहते हैं कि मैं मल्लाह कम्युनिटी का लीडर हूँ। ये आपने देखा कि तालाब में राहुल गांधी जी, दीपंकर भट्टाचार्य जी, कन्हैया कुमार जी, तेजस्वी यादव जी, तमाम इंडिया गठबंधन के लीडरों को मुकेश साहनी जी ने तालाब में कूदाने तक का काम किया। लेकिन उनका जो वोट बैंक था, उनके जो वोटर थे, उस वोट बैंक को, अपने वोटरों को उन्होंने इंडिया गठबंधन में अपने वोटरों को तब्दील नहीं करवा पाए। और एक बहुत बड़ा कारण इंडिया गठबंधन की हार का ये भी है कि आपने जब डिप्टी सीएम का फेस मुकेश साहनी जी को अलाउंस किया था, आपने कहा था कि ये एक अति पिछड़ा का बेटा आते हैं और उप मुख्यमंत्री बनेगा। तो फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से मुकेश साहनी जी से और बिहार के तमाम वो नेता जो अपने आप को प्रगतिशील नेता कहते हैं, मैं उनसे भी सवाल पूछना चाहता हूं कि बिहार में माइनॉरिटी कम्युनिटी, अल्पसंख्यक मुसलमानों की आबादी 17% थी। क्या तेजस्वी यादव जी एक उप मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक समुदाय से घोषित नहीं कर सकते थे? देखिए, इसका कारण ये है कि ये चुनावी मैदान है, और चुनावी मैदान में तेजस्वी यादव अगर अल्पसंख्यक समुदाय से एक भी डिप्टी सीएम का चेहरा ना सामने करने का कारण ये है कि मुसलमान आखिर जाएगा कहाँ? भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान वोट नहीं दे सकता है, और तो जाएगा कहाँ? कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के पास रहेगा। तो मुसलमानों की मजबूरी है कि इंडिया अलायंस के पास रहेंगे, और इसी का फायदा तेजस्वी यादव ने उठाया है। आपको जानकारी होनी चाहिए राकेश जी, AIMIM जो पार्टी है, जिस AIMIM तो भारतीय मुसलमानों का ये कहना है उस पार्टी के बारे में और ओवैसी जी के बारे में कि AIMIM बीजेपी का दलाल है, बीजेपी का पिछलग्गू पार्टी है। अमित शाह जी जो कहते हैं वो ओवैसी जी करते हैं। तो अपने बिहार के मुसलमानों को, और मैं बिहार से आता भी, ये आप गलत कह रहे हैं, आपको इस पे सुधार करना चाहिए। AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी जी ने विदेश से बैरिस्टर की पढ़ाई की है, देश में सबसे पढ़ा लिखा लीडर। AIMIM को अगर इंडिया गठबंधन अपने गठबंधन में लेती तो निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन को फायदा मिलता, हो सकता है इंडिया गठबंधन की सरकार भी आ जाती। AIMIM ने अपने 5 विधायक, पिछली बार भी 5 विधायक जीते थे, इस बार भी 5 विधायक AIMIM के जीते हैं, और कई सीटों पे AIMIM ने RJD के प्रत्याशी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी, VIP के प्रत्याशियों का नुकसान किया है। और कहीं ना कहीं इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला है, NDA को फायदा मिला है। तो मेरा कहना है कि आगे जो भी चुनाव हो, तो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, AIMIM को अपने गठबंधन में, इंडिया गठबंधन को लेना चाहिए। यही हमारे लोकतंत्र की जीत होगी, सामाजिक न्याय की जीत होगी। जब इंडिया अलायंस में सीट बंटवारा हो रहा था, तब तो तमाम देश के छात्रों को कहना था, युवाओं को कहना था कि कहीं ना कहीं AIMIM जैसे पार्टियों को गठबंधन में रखें। लेकिन तेजस्वी यादव उनका पार्टी है, उनका विचार है, और RJD के पास एक अनुभवी लीडर हैं जो अभी राष्ट्रीय जनता दल के जो संस्थापक आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तो कहीं ना कहीं वो भी कुछ सोची कि MIM को बाहर किए होंगे इंडिया अलायंस से। तो उन पे बात छोड़िए, लेकिन हाँ, AIMIM इंडिया अलायंस को हराने में बहुत बड़ा फैक्टर है, और भारतीय जनता पार्टी को जिताने में बहुत बड़ा फैक्टर। हालांकि अगर 5 विधायक के अंतर से सरकार बनता, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि AIMIM के विधायक NDA को सपोर्ट करता या टूट कर उधर जाता। AIMIM पे इस देश को, जनता का विश्वास नहीं करनी चाहिए। और तमाम ओवैसी जी हमेशा अमित शाह से मिलते रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं। तो AIMIM, देखिए राकेश जी, हमारे देश में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में मिलना जुलना वो बात बुरी बात नहीं है। व्यक्तिगत तौर पे कोई किसी से भी मिल बिहार की जनता के, बिहार के जो मुसलमानों को कहना है, वही कई वीडियो भी वायरल हुए हैं, और हमारे विधानसभा बिहार शरीफ से भी हुए हैं। वहाँ के मुसलमानों को कहना कि AIMIM है जो भारतीय जनता पार्टी के यही पिछला को पार्टी। और मैं विथ रेफरेंस बोल रहा हूँ, इस वीडियो में जो मुसलमानों का कहना है, शॉर्ट वीडियो दिखा दूंगा। तो AIMIM की बात यहाँ पे समाप्त किया जाए। यही तो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि पार्टियां आएंगी, पार्टियां जाएंगी, सरकारें बनेंगी, सरकारें बिखरेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। तो हम लोग छात्र हैं, और हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। हमें अपने संविधान पे, हमारे संविधान में जो भी अनुच्छेद हैं, नियम हैं, उन पे हमें पूरा भरोसा है, और हम
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई भी इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय छात्र संघ की तरफ से देना चाहते अभी हैं। अभी अभी लास्ट में दे दिया जाएगा, अंत में दे दिया जाएगा। अब अगला सवाल ये है कि बिहार के सबसे बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री का आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो कि बिहार के चुनाव को जब वो प्रचार करने के लिए निकलते थे तो एक तरफा जीत, ऐसा लगता था कि इस बार तेजस्वी यादव का एक तरफा जीत है और राष्ट्रीय जनता दल 135 में कम से कम 125 विधायक को लेकर जाएगी और 125 सीट जीत करके अकेले पूर्ण बहुमत से बिहार में सरकार बनाएगी। तो तेजस्वी यादव जब प्रचार के लिए निकलते थे तो उनके पास भीड़ रहते, तो क्या वो भीड़ फोटो खिंचाने के लिए था या वो भीड़ जो था दिखाने के लिए था? जो राष्ट्रीय जनता दल की सबसे बुरी स्थिति इस बार चुनाव में हुआ है, 25 सीटों पे उतनी बड़ी पार्टी को अटकना, कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि जनता तेजस्वी यादव को धोखा दिए हैं या तेजस्वी यादव को जनता समझ नहीं पाए या तेजस्वी यादव जी जनता को समझा नहीं पाए? जबकि लगातार तेजस्वी यादव जी बड़े बड़े ऑफर कर रहे थे कि मैं नौकरी दूंगा, ये दूंगा और वो दूंगा, और विथ रेफरेंस उन्होंने 17 महीने जब डिप्टी सीएम बना है तो 5 लाख नौकरियां भी दी है और वही पटना के गांधी मैदान में जो है टीचर की बहाली हुई थी और नियुक्ति पत्र भी बंटा है। तो तेजस्वी यादव पे आपको क्या कहना है? देखिए, तेजस्वी यादव जी निश्चित तौर पर बिहार के एक बहुत बड़े विजनरी लीडर हैं और आने वाले समय में वो भी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तो तय है। तेजस्वी यादव जी 38 साल का एक ऐसा नौजवान जिसके पीछे एनडीए गठबंधन ने अपने 40 से 50 हेलीकॉप्टर एक 38 साल के नौजवान के पीछे छोड़ रखा था। पूरी केंद्र सरकार, एनडीए पूरा उनका कैबिनेट मिनिस्टर जो केंद्रीय मंत्रिमंडल था, बीजेपी के बड़े बड़े देश के तमाम लीडर, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हो या हेमंत विश्व शर्मा हो, तमाम जितने भी एनडीए के बड़े लीडर थे, बीजेपी के बड़े लीडर थे, एक 38 साल के नौजवान के पीछे एनडीए ने अपने सारे लीडरों को छोड़ दिया। वहीं इससे पहले वाले जब नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम थे, इंडिया गठबंधन की सरकार थी, तो तेजस्वी यादव जी ने बिहार के नौजवानों को 5 लाख नौकरी देने का काम किया। चाहे आप लोगों ने देखा कि शिक्षकों की भर्ती निकाली, पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकाली और पूरे बिहार को नौकरी से भर दिया। लेकिन इस बार के चुनाव में तेजस्वी यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन की हार का एक और कारण ये भी है कि जो लालू प्रसाद यादव जी के बड़े पुत्र हैं तेज प्रताप यादव जी, उनका पार्टी को छोड़ना या कहें कि आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी का तेज प्रताप यादव जी को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करना, इससे बिहार की जनता में एक गलत संदेश गया। मतलब तेजस्वी जी को, लालू जी को, अपने पूरे परिवार को एकजुट करके रखना चाहिए था। इससे बिहार की जनता में एक गलत संदेश गया कि जब ये लोग, तेजस्वी जी जब अपने बड़े भाई को नहीं संभाल पा रहे हैं पार्टी में, तो तेजस्वी जी बिहार की जनता को क्या संभालेंगे? तो इससे एक बिहार में एक गलत संदेश गया और इस पे सुधार करना चाहिए। तेज प्रताप जी केवल पार्टी छोड़े नहीं और परिवार छोड़े नहीं, उन्होंने एक अलग पार्टी भी बनाया और कई सीटों पे चुनाव भी लड़ा। हालांकि तेजस्वी यादव जी जो महुआ विधानसभा से जो अपना कैंडिडेट छोड़े थे मुकेश रोशन को तेज प्रताप यादव के खिलाफ, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि आपस में परिवार हैं और भाई ही जीत रहे थे तो क्या दिक्कत था। और मुकेश रोशन ही है जो सबसे बड़ा कारण है जो तेज प्रताप को महुआ सीट से हराने का सबसे बड़ा कारण वही है और दोनों तेज प्रताप जी इस बार हार का सामना किए हैं। तो ये अब कुल मिलाकर के सवाल ये है कि सवाल का जवाब आप लोग सुन ही लिए होंगे और एनडीए पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है और नीतीश जी को, जैसे साथी अमित ने चर्चा भी किया कि नीतीश जी बहुत बिहार में काम किए और महिलाओं के लिए तो काम किए ही हैं। महिलाओं के लिए तमाम साइकिल की योजना लाए, स्कॉलरशिप, फेलोशिप जैसे योजनाएं लाए और बिहार के जो आज के जो युवा पढ़ रहे हैं उसमें नीतीश जी का बहुत बड़ा योगदान है और बिहार के विकास में लाइन, बिजली जो तार हैं उनमें बहुत बड़ी उनका योगदान है। तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार बन गई है, अब इसमें नो डाउट। तो एक और सवाल है कि जो बिहार के डिप्टी सीएम बनने वाले हैं ये बन गए होंगे सम्राट चौधरी जी का पुत्र इस बार कैबिनेट में मंत्री बनने वाले हैं, बिहार मंत्रालय में शायद मंत्री बनने वाले हैं। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं कि जो ना विधानसभा का चुनाव लड़ पाए हैं ना लोकसभा का चुनाव लड़े हैं? क्या उनको काहे बना रहे हैं? ये कोई मतलब है क्या बिहार में और युवा हैं? ये भारतीय राजनीति में आप देखेंगे कि केवल वो नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जी के जो बेटे हैं, अच्छा उपेंद्र कुशवाहा जी के जो बेटे हैं वो ना तो विधानसभा का चुनाव लड़े, डायरेक्ट उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। तो जो इस देश के कैंपसों में, जो इस देश के डेमोक्रेटिक कैंपस में, चाहे जेएनयू हो, चाहे इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो,
चाहे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, इन कैंपसों में जो छात्र नेता संघर्ष कर रहे हैं, जो गरीब परिवारों से, किसान परिवारों से, मजदूर परिवारों से आते हैं, ये लोग अगर राजनीति में अपना भविष्य देखते हैं तो कोई गलत बात नहीं है। ये भारतीय लोकतंत्र ये कदापि हमें नहीं सिखाता कि नेता का बेटा ही नेता बनेगा। इस देश में जो संघर्ष करेगा, जो वंचित आवाम की लड़ाई लड़ेगा, जो गरीबों की आवाज़ को उठाएगा, वो नेता बनेगा। हम लोग मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि इस देश के तमाम केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, लोकतांत्रिक विश्वविद्यालयों में आप छात्र संघ को बहाल कराइए, जिससे एक गरीब, किसान, मजदूर का लड़का भी नेता बने और वो भी बिहार के विधानसभा चुनावों में जाके विधायक बने, आज का ये टॉपिक नहीं बने। है, आज का ये टॉपिक नहीं है। छात्र राजनीति पे एक अलग से स्पेसिफिक वीडियो बनाया जाएगा। लेकिन जो उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटा जो मंत्रालय में मंत्री बन रहे हैं, ये सरासर गलत है। और मतलब गलत तो है ही, एक घर से 2-2, 3-3 अगर मंत्री बनेंगे तो ये गलत है। और आप लोगों को अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो दोनों साथी बैठे हैं, ये हम दोनों का जो वीडियो लगातार आते रहेंगे और ये हर टॉपिक पे आएंगे। 2-3 दिन पे एक वीडियो आता रहेगा। और कल वीडियो नहीं आएगा क्योंकि इनका बिहार पुलिस का एग्जाम भी है। तो ये बिहार पुलिस नहीं, मध्य प्रदेश पुलिस का मेरा एग्जाम है और तो ये सेंटर सतना है, तो मैं मध्य प्रदेश के लिए आज रवाना हो जाऊंगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय छात्र संघ की तरफ से यहाँ के 35,000 छात्रों की ओर से मैं उनको ढेर सारी बधाई देता हूँ। और बिहार के लिए विकास कीजिए कि आगे चलकर बिहार का वो बेहतरीन विकास करें, क्योंकि इस देश की पहचान, इस देश के लोकतंत्र की पहचान बिहार से होती है। बिहार वही धरती थी जहां गौतम बुद्ध जी को निरंजना नदी के तट पे ज्ञान प्राप्त हुआ। हम लोग अभी फिलहाल जयप्रकाश नारायण जी, जेपी, इस देश के सबसे बड़े समाजवादी लीडर जेपी, बिहार इनकी धरती है। जेपी को, जयप्रकाश नारायण जी को बिहार में नेता बनाया। ये वही बिहार था जिसने इस देश में जो इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, इंदिरा गांधी जी की सरकार को बिहार के विद्यार्थियों ने उस कुर्सी को हिला दिया। ये वही जेपी की धरती थी। और हम लोग बनाया जाएगा। नीतीश कुमार जी को ढेर सारी बधाई देते हैं उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल को लेकर। वो निश्चित तौर पे एक विजनरी लीडर है, समाजवादी लीडर है और ये देश उनको हमेशा याद करेगा। और नीतीश जी के साथ साथ हम लोग तेजस्वी यादव जी के साथ भी खड़ा है, एक युवा है और बदलाव का चेहरा है। और आने वाले समय में तेजस्वी यादव जी से उम्मीद है एक अच्छे विजनरी लीडर हैं, लीड करेंगे बिहार को। और आने वाले समय में मुख्यमंत्री छोड़िए, हम लोग उम्मीद रखते हैं कि आने वाले 10-15 साल में राष्ट्रीय जनता दल नेशनल पार्टी बने और तेजस्वी यादव जी प्रधानमंत्री का चेहरा बने। और नीतीश जी से हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये जो दोनों शख्स हैं, ये दोनों जो किताब में दिख रहे हैं, इनका विरासत को बचाएं और इनके विचारों पे काम करें। और आपको वीडियो बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और फेसबुक पे और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। इनकलाब जिंदाबाद। आप लोग पढ़िए, बढ़िए। शुक्रिया।